कर लेते हैं जी। भाई ये साइक्लिक प्रोसेस हमने क्या बात की थी, कल हमने बात की थी प्रोसेस की हमने, कि अगर हमारे पास ये कोई एक सिस्टम क्लोज है जिसके अंदर हमारे पास कोई गैस है, कोई किसी तरह की भी है, एट एट एनी इंस्टेंट, जो हमने प्रोसेस की बात की थी, एट एनी इंस्टेंट उसका जो टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है एंड वॉल्यूम V1 है, जो भी इसकी स्टेट वेरिएबल्स हैं, और हम बात करें होमोजीनियस की, ठीक है। होमोजीनियस में हमने बात कही थी कि हमारे पास हम उनके 3 वेरिएबल्स हैं, इन्हीं को अगर हम कंसीडर कर लें तो हमारे पास हमारी बात सिलसिला चल सकता है किसी इंसान के ऊपर ये है। और आफ्टर सम क्या कहते हैं इसकी, ये एक स्टेट है, सम एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड सोर्स होने से वजह से, या किसी एनर्जी के इन होने से, या इसके ऊपर कोई सिस्टम के ऊपर कोई काम करने से, या इसके ऊपर कोई एनर्जी ट्रांसफर करने से, इसकी जो एनर्जी है, जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, ये चेंज हो जाते हैं P2, T2 एंड V2 पे चेंज हो जाते हैं। तो अब वो जो हमारे पास हम कहते हैं कि जिस तरीके से इसकी ये स्टेट है, इनिशियल स्टेट से इसकी हमने फाइनल स्टेट पे ले आए हैं, इसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोसेस, हम कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में हमने बात की थी कि हमारे पास ये प्रोसेस 2 तरह के होते हैं, एक हमने कहा था रिवर्सेबल और एक इररिवर्सेबल। रिवर्सेबल में कहा था कि अगर किसी एक इंस्टेंट के दौरान, जैसे हमने ये बात की थी यहाँ पे, हमने क्यू एनर्जी एनर्जी इसको इनपुट की थी, उसकी वेरिएबल स्टेट वेरिएबल चेंज हो गया था इसकी स्टेट। तो अगर हमने कहा था रिवर्स प्रोसेस कहा था कि अगर हम क्या करें, ये वन वे अगर हम इस तरह एनर्जी प्रोवाइड करें और वो इस स्टेट पे आ जाए, और रिवर्स क्या है, तो वापसी क्या हो जाए, इसमें से एनर्जी जो जितनी प्रोवाइड की है वो एनर्जी इसमें आउट हो जाए, और वो दोबारा हमारे इसी वापस इनिशियल स्टेट पे आ जाए। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जिसे हम कहते हैं दैट इज कैन ना रिवर्सेबल प्रोसेस, ठीक है। दैट इज रिवर्सेबल प्रोसेस के एक जगह एक पॉइंट से वापस हम आ गए हैं, और और वापस भी एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जब हम में चेंज आई है, उसके दौरान जो कुछ भी जितनी एनर्जी हमने इसको दी है, जितना वर्क डन हुआ है सिस्टम के थ्रू, और जब वापस स्टेट पे आए तो उतनी ही एनर्जी क्या वो आउट हो, और उतनी ही वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, तो और दोबारा उसी स्टेट पे वापस आ जाए, तो हम कहते हैं ये प्रोसेस क्या वो एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने बात की थी कि वैसे प्रोसेस है जो जिनको स्टेट चेंज होती है, लेकिन जब वापसी रिवर्स डायरेक्शन जब आए तो उतनी ही एनर्जी, उतना ही वर्क डन ना हो जितना उसको वन वे मूव करते हुए हमने किया था। हमने कहा था कि इसकी स्टेट जो है, स्टेट हम क्या ले लें, कोई भी S1 का लीजिए, इसकी स्टेट S है, और ये इसकी क्या है वो S2 स्टेट है। वन में जाते हुए जितनी एनर्जी इसको हम इन करते हैं, जितना उस पर वर्क डन जितना होता है, और वापसी पे अगर उतना एनर्जी और उतना वर्क डन आउट ना हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल की एग्जाम्पल हमने दी थी कि जब हम कोई भी फ्रिक्शन फोर्सेज होती हैं, जब भी कोई मूवमेंट होती है, जिससे हम कहते हैं जब भी कोई एक्शन, कोई भी क्या मूवमेंट होती है, जो भी मोशन, जो भी प्रोसेस होता है, उसमें कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं जो उस हमारी मोशन को, उस एक्शन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। और अगर वन वे जाएं या वापस आए, तो उसमें वो हर बार उस फ्रिक्शन फोर्सेस को हमें क्या करना पड़ता है, ओवरकम करने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और वो जाहिर बात है वो एनर्जी क्या होती है, वो उस केस में हम कहते हैं वेस्ट होती है, इसलिए वो रिवर्सिबल कहते हैं। यहाँ पे ये हमने बात कर ली थी, और इसी में हम डिवाइड करें अब उसका एक टाइप है साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस की हमने बात किस तरीके से की थी कि अगर हमारे पास एक सीरीज ऑफ चेंजेस हैं, कि एक स्टेट, एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो इसको हम ऐसे लेते हैं, लेट्स से ये पोजीशन को बता रही ग्राफ हमारे पास है, ये कोई ग्राफ बता रहा है उनकी प्रेशर वॉल्यूम के ऊपर बता रहा है कि ये सिस्टम की कोई एक पोजीशन स्टेट है, इसको ए पोजीशन ए स्टेट है, फिर मूव करके काम चला गया, वो बी स्टेट पे चला गया, फिर वहां से क्या गया, सी स्टेट पे चला गया, और फिर वो डी स्टेट पे आ गया, और फिर उसके बाद डी से फिर दोबारा ए पे आ जाए, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा सीरीज ऑफ प्रोसेस या सीरीज ऑफ चेंजेस जो क्या करें हमारे सिस्टम को वापस उसकी इनिशियल स्टेट पे ले आए। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर था, यहाँ प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की स्टेट थी, यहाँ पे और हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, हर पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम की और टेम्परेचर की जो स्टेट्स हैं, वो उनकी जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है।
और हम ये सीरीज ऑफ चेंजेस ऐसी आ जाएंगी, मैंने 4 ली होंगी ना, चारों 2 3 4 5 जितनी भी हो सकती हैं, जितनी मर्जी हैं, लेकिन क्या करें वो वापस आपको उसी स्टेट पे वापस ले आए। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं, कलेक्शन ऑफ चेंजेस है, तो कलेक्टिवली एक प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज एन साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी भी एग्जांपल हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। हमारे आमतौर पे क्या कहते हैं, मोटर कार गाड़ी वगैरह में जो इंजन हमारे चलते हैं, जो हीट इंजन हमारे चलते हैं, वो हमारे भी साइक्लिक प्रोसेस होते हैं। तो एक मतलब चलते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वापस गाड़ी को अपनी उसके अंदर इंजन का पार्ट, इंजन जो कंपोनेंट पार्ट है वो वापस चलते हैं। बहुत सारे हमारे पास इसमें ये प्रोसेस चलता है। कंप्यूटर में भी हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में क्या करते हैं, आपकी जो प्रोसेस को इंस्ट्रक्शन देते हैं। इनिशियली पहले कंप्यूटर क्या होता है, इनिशियली जब देता है कंप्यूटर हमारा आइडल स्टेट में है, बिल्कुल वो रुका हुआ है। जैसे उनको इंस्ट्रक्शन मिलती है वो इंस्ट्रक्शन को लेता है, वो सारे काम करता है, दोबारा घूम के वापस अपनी उसी आइडल स्टेट में वापस आ जाता है। तो किसको हम कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसको एक साइकिल कहते हैं, पूरा एक प्रोसेस को, एक एक्शन को परफॉर्म करने में। तो कंप्यूटर की स्पीड जो है वो इसी साइकिल पे ही, इसी तरह की मैंने एक आइडिया से दिया, इसी तरह के साइकिल में मेजर की जाती है। तो पूरा एक चक्कर लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं इसकी पूरा जब चक्कर लगता है तो उसको हम साइकिल्स कहते हैं, और साइकिल्स को हम हर्ट्ज भी कहते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन होती है पूरी, घूम के वापस अपनी एक जगह पे आता है। तो जो कंप्यूटर की जो आपको स्पीड नजर आती है ना, कितना जी, कितने वो जी, और 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, 2 गीगाहर्ट्ज। तो 2 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या है कि ये जो कंप्यूटर है इसकी कैपेबिलिटी है कि वो 1 सेकंड में 2 गीगा टाइम एक अपने प्रोसेस को, एक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। मीन इंस्ट्रक्शन को मिलेगी तो परफॉर्म करेगा, वापस आ जाएगा। तो वो 2 गीगा ये साइक्लिक जो इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म वो कर सकता है। ये ज़्यादा डिटेल वाली और उस वाली बातें हैं, ये एडवांस वाली चीज़ें हैं, थोड़ी सी अगर समझ आ जाए अच्छी बात है। तो बात ये हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस की हमने बात कही कि जिसमें स्टेट जो है, सिस्टम हमारे पास जो है वो एक पूरी नंबर ऑफ चेंजेस या प्रोसेसेस के बाद वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाए, तो उसे हम कहते हैं वो साइक्लिक प्रोसेस में। तो नाउ वी हैव द मेन टॉपिक ऑफ योर लेक्चर, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टेटमेंट तो उसकी बड़ी अजीब सी है थोड़ी सी, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली स्टेटमेंट हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि अगर किसी भी कोई भी हमारे पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम को नाउ आई विल रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर की शक्ल में। हमारा एक हमारे पास कंटेनर है, ये एक साथ पिस्टन लगा हुआ है, और इसकी जो वॉल्स नॉन कंडक्टिंग है। ये जो पिस्टन है मूवेबल है, अप एंड डाउन वो मूव कर सकता है। इसकी वो भी हमारे पास क्या है, वो नॉन कंडक्टिंग है, पिस्टन भी। इसकी वॉल्स नॉन कंडक्टिंग है। बेस हमारे पास क्या है, इट कैन बी कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। इसकी जो कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों हो सकती हैं एज आवर रिक्वायरमेंट, हमारी जरूरत के मुताबिक। इसको हम, इसकी जो बेस है, यहाँ से हम एनर्जी को इन भी कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे इसको करके आइसोलेट क्या करते हैं, नॉन कंडक्टिंग भी कर सकते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। और ये जिसका जो पिस्टन है, मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, ये जस्ट लाइक पिस्टन जो हम सिरिंज में हम इस्तेमाल करते हैं ना, पुश करने के लिए, भरने के लिए, टीका लगाने के लिए, यूँ करके यूँ पुश करते, उसके सिरिंज के अंदर जो एक ब्लैक सा लगा होता है वो, उसे हम पिस्टन कहते हैं। उस तो इस तरह का कोई भी अंदर मैकेनिकल पार्ट जो किसी भी सिलेंडर के इनलेट इन एंड आउट मूव कर सके, तो उसको हम, उसको पिस्टन का पिस्टन फंक्शन हम कहते हैं। इस किस्म का सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, वो कुछ हमने गैस, आइडियल गैस, ठीक है, इसको हम आइडियल गैस कहते हैं। मैंने शायद टर्म यूज नहीं की। आमतौर पे जो हम, जिसको हमने डिस्कस किया था, आइडियल गैस में रखी हुई है। अब थर्मल सॉरी सॉरी अब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक मैथमेटिकली क्या कहता है कि अगर हम क्या करें, इस सिस्टम को क्या करें, इसको एक एनर्जी, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करें, एनर्जी प्रोवाइड करें, तो वो एनर्जी जो जाएगी, जिसको जो मिलेगी, तो वो कहाँ जाएगी,
वो जो एनर्जी मिलेगी उसकी सॉरी, तो एनर्जी जो हम प्रोवाइड करेंगी तो वो एनर्जी क्या करेगी, पहले यहाँ से एनर्जी क्या मिलेगी, पहले इन गैस की जो मॉलिक्यूल है उनको मिलेगी। अब यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल है, इनकी एक कुछ अपनी एनर्जी है जिसकी वजह से इस सिस्टम की पूरी कोई ना कोई एक इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास है। ठीक, और जब इंटरनल एनर्जी है उसकी, और तो ये जो एनर्जी मिलेगी वो कहाँ जाएगी, इसकी इसकी इंटरनल एनर्जी को रेज करने में इस्तेमाल होगी। और कुछ एनर्जी इसकी इंटरनल एनर्जी जो है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कौन सी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन है, उसको इंक्रीज करने में इस्तेमाल होगी। और पोटेंशियल एनर्जी जो है, इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं उनको ओवरकम करने में इस्तेमाल होती है। तो वो उसे हम कहते हैं, जो उसकी स्टेट को जाहिर बात है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की, उसकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज के को भी रिप्रेजेंट करती है पोटेंशियल एनर्जी के, कितनी स्ट्रॉन्ग उनमें इंटरेक्टिव फोर्सेज हैं। तो वो उनको इस्तेमाल करने के लिए तो ओवरऑल इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को हम इसकी इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो जो हीट एनर्जी इसको दी जाएगी वो इसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल होगी। और कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, वो हम देखते हैं कि इसका जो पिस्टन है वो अपवर्ड मूव करता है। ठीक है, इसकी जो पोजीशन है तो क्या जा जाती है, वो इस पोजीशन से कहाँ चली, वो इसे ऊपर ऊपर मूव कर जाते हैं। इसका पिस्टन का जब ऊपर चले जाएगा तो सारी बात है, हमने लास्ट लास्ट टाइम डिफाइन किया था कि तो वर्क डन का सिस्टम जो हमारे पास कैसे डिफाइन करते हैं कि वो सिस्टम क्या करता है, अपनी सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन करता है। किस तरीके से हमें पता लगता है कि सिस्टम क्या करता है, वो एक्सपैंड करता है, अपनी बाउंड्री के थ्रू लगाता है। तो ये जो इसकी इस सिस्टम की बाउंड्रीज हैं, और जब इसने एक्सपैंड किया तो इसने अपवर्ड मूव किया। ठीक है, इसने अपवर्ड मूव किया मीन इसने इसकी जो साउंडिंग है उस पर वर्क डन किया है और अपने आप को एक्सपैंड किया। तो मीन हम क्या सकते हैं, यहाँ पे इस सिस्टम में कोई वर्क भी डन किया है, वर्क डन भी हुआ है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि वो जो इसे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को आमतौर पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्यों कि हम इसको जितनी एनर्जी देंगे, सिस्टम ये थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जितनी एनर्जी देंगे दैट विल बी ट्रांसफर या दैट विल बी इक्वल टू द जितनी एनर्जी है दैट इज यूजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। तो जितने इसकी एनर्जी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में इस्तेमाल होगी, और कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी जो सिस्टम का जो वर्क डन है उसमें इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इसमें के लिहाज से जो डिफाइन जहाँ पे की जाती है आपकी थर्मोडायनेमिक्स के लिहाज से जो स्टेटमेंट जो दी गई है, वो इसको हम कहते हैं जी, दिस लॉ स्टेट दैट कि एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम पोजेसेस अ स्टेट वेरिएबल कॉल्ड इस इंटरनल एनर्जी। मीन केस में कहा गया है कि आपका जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी को हमें बताया नजर नहीं आता कि हम कहते हैं प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है, ये हमें आमतौर पर नजर आता है। लेकिन इस लॉ में बताया जा रहा है कि जो एनर्जी है उसकी कहाँ में चेंज आ रही है, उसकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आ रही है। खाली इसका उस गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, उसका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, बल्कि उसकी इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो रही है। तो वो ये थोड़ा सा उसके साथ कह रहा है कि यहाँ पे और इसलिए आते ये स्टेटमेंट आपकी इसमें दी जाती है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे फिर हम आपके पास एक क्या कहते हैं उसको, हम रिलेशन कह लें या एक टेबल सा हम बनाते हैं कि हम ये जो हमारे पास तीन तीन थ्री टाइप ऑफ एनर्जी हमारे पास आ गई, एक एक हीट एनर्जी आ गई, इंटरनल आ गई, ये एनर्जी इन द इंटरनल एनर्जी आ गई, और ये एनर्जी जो है वर्क डन की फॉर्म है हमारे पास, थ्री टाइप ऑफ एनर्जीज आ गई हैं। अब ये एनर्जीज है सारी बात, तो एनर्जी को हमारे कुछ स्टेट के ऊपर इसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं, किसी को हम नेगेटिव कह सकते हैं। और कब कहेंगे कब कहेंगे, हमारे पास टेबल है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लें और अपने पास लिख के लग रहे हैं। ये 10 एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। वो क्या है जी, हमारे पास कुछ इस तरीके से टेबल, बेशक आप अपने बुक पे कहीं साइड में बना लें। जी, हमारे पास एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी है, एनर्जी ये पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी। ठीक, यहाँ
ये अपना माइक बेटा बंद रखें, यहाँ उसको बैकग्राउंड आपकी जो वॉइस होती है ना वो फिर मुझे डिस्टर्ब करती है। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो बेटा वो मेरे से पूछ ले। एनर्जी, एनर्जी हमारे पास क्या है जी, वो क्यू, जिसे हम यहाँ पे इंटर एनर्जी जिसको प्रोवाइड करेंगे क्यू की, ये पॉजिटिव कब होगी, जब इट एंटर द सिस्टम। जब सिस्टम में एंटर होगी तब हम कहेंगे एनर्जी क्या है, वो पॉजिटिव है। ठीक, और नेगेटिव, सॉरी, नेगेटिव जब होगी दैट इट लीव द सिस्टम, देन उसकी हमारे पास क्या होगा जी, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जब व्हेन इट्स टेम्प पॉजिटिव का होगी जब इसका टेम्परेचर क्या करे, वो राइज करे, टेम्परेचर इंक्रीज, और नेगेटिव का होगी जिसका टेम्परेचर डिक्रीज करे। और थर्ड ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, इसका जो वर्क डन है, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, देन डन बाय सिस्टम, वर्क डन पॉजिटिव डन बाय सिस्टम। ठीक, और नेगेटिव कब होगा, जब डन वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा लिखना था, ऑन द सिस्टम, इसको वाई को भी बड़ा लिखना ताकि आप इसको फर्क रखें। वर्क डन को हम ऑन कब कहेंगे, और वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज कब लेंगे। ठीक है, हमारे पास सिस्टम हम आ जाता है कि ये जो हम जो कर रहे हैं इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें वैल्यूज, क्योंकि मैथ इसमें थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आ जाती हैं, वर्क डन न्यूमेरिकल एग्जांपल भी होंगी, तो उसमें यूज़ करना हमें करना पड़ेगा कि ये सिस्टम जो हमारे पास है, जो भी हो रहा है, कहाँ एनर्जी सिस्टम को से लीव हो रही है, सिस्टम में एंटर हो रही है, तो उसको क्या लेना है, जो एंटर एनर्जी है दैट विल बी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ अ टेम्परेचर के केस में हमें नजर आएगा, विजिबली नजर आएगी, अदरवाइज की होगी तो दूसरी ही, लेकिन हमें विजिबली कैसे नजर आएगी, जब उसकी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर राइज करेगा, हम कहेंगे उसका जो इंटरनल एनर्जी क्या है वो पॉजिटिव है, और जो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा हम कहेंगे उसकी इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो हम कहेंगे उसका वर्क क्या है, वो पॉजिटिव है, और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा देन इट इज सेड टू बी नेगेटिव। ठीक है, ये टेबल आपने बना लिया हुआ है, अदरवाइज मैं ये वीडियो भी है आपको मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, तो उसमें भी आप देख लीजिएगा, बाद में पॉज करके बना लीजिएगा, या अभी भी बना लिए तो अच्छी बात है, अदरवाइज बाकी आगे पर चलते हैं। और अभी कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं, उसके आगे हमने मजीद हम इसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें हमारे पास है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बात की इंटरनल एनर्जी है, इसको जो ये हम कैसे डिटरमिन करते हैं, ये इसकी जो स्टेट है, एनर्जी स्टेट हमने बात की है उसकी डिफरेंट टू स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। हम इसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर रख के इसको डिटरमिन करते हैं। कि अब यहाँ जो हमने डिफाइन कर दिया कि क्यू लिया हमने, क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू से लिया, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को रीडिफाइन कर सकते हैं कि U इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू माइनस डब्ल्यू से इसे डिफाइन कर सकते मीन कि अब अगर हमें पता हो, हम ये किसी चीज़ की कैलकुलेट कर ले कि हमने इसको जो एनर्जी सिस्टम को एनर्जी कितनी दी है वो हमें पता हो, और हमारे लिए जो सिस्टम है वो कितना वर्क कर रहा है ये हमें पता हो, तो मेरे पास दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी में जितना डिफरेंस आएगा, जितना फर्क आएगा, वो हम कहेंगे मीन आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं यहाँ पे हमने इसको दी है 10 जॉल ऑफ इनको हीट एनर्जी हमने दी है, और जो हमें वर्क हुआ वो कितना हुआ है, उलट से हम कहते हैं कि वो 8 जॉल का हुआ, 8 जॉल का इस सिस्टम ने वर्क किया है। तो अब हम इसकी इसकी इंटेंशन कितनी है, क्यू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 10 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 2 जॉल, तो मीन इसकी जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आई है, इंक्रीज आई है, वो
वो कितनी आई है, वो 2 जॉल का है। तो मीन इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ गई है, 2 जॉल से इसके इंटरनल क्या है वो इंक्रीज हो गई है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम इसका बजाय इसके हम कैसे फाइंड करें कि हर एक मालिक्यूल का टेम्परेचर लें, उनका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह वो देखें, उनको कैलकुलेट वगैरह करें, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक फाइंड करें। हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डायरेक्टली भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि जस्ट क्या करें, जितनी एनर्जी सिस्टम को हमने दी है और जितना सिस्टम ने वर्क डन किया है वो हम क्या कर देंगे, वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, फर्क आ जाएगा कि कितनी एनर्जी यहाँ पे, जितना एनर्जी में डिफरेंस आया वो उतनी एनर्जी उस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल हो गई है टू चेंज इस इंटरनल एनर्जी। ठीक है, दिस चेंज इन एनर्जी भी कहते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे हम कहते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि लेट्स से किसी एक इंस्टेंस के ऊपर, किसी इंस्टेंस है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो ये एक इसका स्टेट ए है, ये इसकी स्टेट क्या वो बी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इंटरनल एनर्जी क्या वो यू ए है और यहाँ इसकी इंटरनल एनर्जी क्या वो बी है। तो ऑब्वियसली जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा दैट कैन बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, विच फाइनल में हम क्या करते हैं, इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू यू माइनस यू बी माइनस यू ए, वो हमारे पास किसकी होगी, क्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल होगी। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम मैंने सिंपल वेरिएबल भी लिया हुआ, आप इसको क्या कहते हैं उसकी डेल्टा के साथ लिखते हैं। डेल्टा आपको पता होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय चेंज इन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी एनर्जी, जितनी एनर्जी को चेंज आई है, जितना वर्क डन में चेंज आया वो उसको ले सकते हैं। इसको आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं डेल्टा यू से, एनर्जी होती है डेल्टा क्यू से, और उसको वर्क डन को डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी इसका एक एक्सप्रेशन है जिससे हम इसको डिफाइन हम कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक, ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास बात आती है कि ये, अब यहाँ पे यहाँ से एक चीज हमें आती है, ग्राफिकली हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने वो एक कौन सा हमने पढ़ा था, वो कंजर्वेटिव फील्ड हमने बात की होगी, शायद आपको याद हो। हमने कहा था हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, कि दैट इज उसमें अगर हम कोई उस फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करें तो वो हमारे पास कभी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होती है। तो हमें उतने ही वर्क डन होता है, उतनी एनर्जी हमारे पास होती है, चेंज आती है। तो यही सिस्टम यहाँ पे भी है। अगर हम किसी स्टेट वेरिएबल में हम ए से बी स्टेट में चेंज आ रहे हैं, इंटरनल एनर्जी या कोई भी स्टेट, उसकी कोई स्टेट है, इंटरनल एनर्जी है, या कोई भी उसकी स्टेट वेरिएबल्स हैं तो चेंज आ रही है, तो वो भी क्या करेगी, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है कि वो ए स्टेट से बी स्टेट जो आ रही है वो किस तरीके से होके जा रही है। तो वो ये ए से बी स्टेट है वो कुछ इस तरीके से होके जा रही है, या वो ए से बी की से कुछ इस तरीके से होते जा रही है। सॉरी, वो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो अगर ए पे जितने जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यू है, या इसकी जो इसकी स्टेट रिप्रेजेंट करी है वो ए है, और बी पे जो स्टेट वेरिएबल वैल्यू रिप्रेजेंट करी है वो बी पे है, तो वो जो मर्जी पाथ से जाए, अगर वही वेरिएबल आ रहे हैं तो हम कहेंगे उसकी एनर्जी यू बी ही और यू ए उसके इक्वल होगी, और डिफरेंस का उतना वही होगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड के उस केस में है। तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। फिर यहाँ पे बात करते हैं, अगर ये प्रोसेस जो है, ये जो फेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रही है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं कि जो स्टेट ए है, स्टेट ए वो क्या हो जाए, सॉरी, स्टेट ए की हो जाए वो स्टेट बी के ही इक्वल हो जाए। स्टेट बी के इक्वल मीन कि इसकी इंटरनल एनर्जी एट स्टेट ए विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी एट बी। तो हम अज्यूम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास बी पॉइंट है तो क्या करेगा, वो कुछ इस तरीके से हमारे पास होगा, इसको यहाँ से प्रोसेस आएगी और ये घूम के दोबारा वापस इसराइल में आ जाएगा। ठीक है, ए से हम आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं कि ये इसके दरमियान कोई आर्बिट्रेरी स्टेट है, सी क्या वो आर्बिट्रेरी स्टेट है। ए से ए ए से सी पे गया, सी से वापस बी पे आया, तो ये सी जो हमारे पास आर्बिट्रेरी स्टेट है, हमने जाना ए से बी तक ही जाना है, लेकिन हम दरमियान में ए से सी इसलिए चेक किया ताकि थोड़ा सा आपको साइक्लिक का प्रोसेस समझ आ जाए कि एक स्टेट से सी से वापस बी पे आए हैं, तो हमने क्या फाइंड करना है, जो फाइनल स्टेट है उसमें हम देख रहे हैं कि अगर ये फाइनल स्टेट पे आके दोबारा उस पर आ रहा है तो जो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। अब जो साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा तो उसमें हमारे पास केस क्या होगा, चेंज इन
जो इंटरनल एनर्जी है, अब क्योंकि यहाँ पे आके अपनी उसी स्टेट पे आ गया सिस्टम, तो उस वक्त उसकी जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू वो भी क्या होगी, वो सेम होगी। तो जब ये वाली इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो we will have 0 equal to q minus w, और from here q is equal to w। मतलब कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम चल रहा है, ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम है, हमारा कोई ऐसा सिस्टम है जो एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, जिसमें तो जब साइक्लिक प्रोसेस हो रहा होगा तो उसमें जितनी एनर्जी हम उसको सिस्टम को देंगे दैट विल बी टोटली यूज इन वर्क डन में इस्तेमाल होगी। मीन उसकी इंटरनल एनर्जी की में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसको ये मतलब आप ये एक आइडियल केस है, ठीक है। ये एक आइडियल केस है, मीन जितनी एनर्जी इसको दी है सिस्टम ने उस एनर्जी को अपने अंदर कहीं इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसे क्या सारा का सारा क्या वो यूजफुल वर्क करने में इस्तेमाल कर दिया। तो ये हमने जो एफिशिएंसी में पढ़ा हुआ कि हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि ऐसा हमारे पास कोई पॉसिबल ये है कि हम क्या करें, जो मशीन को दें, किसी मशीन को हम 100% कोई जितने भी इनपुट दें हमें आउटपुट पे उतनी ही एनर्जी वापस मिले। दिस इज जस्ट लाइक एन इनपुट है ना, इनपुट एनर्जी दी है और ये वर्क डन इसका आउटपुट है। तो इसको हमने 10 जॉउल एनर्जी दी है और आउटपुट भी हमें 10 जॉउल ही एनर्जी मिल रही है। तो मतलब है कि हमारे पास इसकी जो एफिशिएंसी भी होगी वो तो 100% हो गई, जबकि हमें पता है कोई भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, बहुत कम होती है, ठीक है, वो बहुत कम होती है। तो बार वो अब एफिशिएंसी अब तो बड़ा वो एक स्पेशल केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें हम किसी को नियरली 100% कह सकते हैं, जो एक खास है। लेकिन अगर हमारा मैकेनिकल वर्क टाइप है तो उसमें हम नहीं कहते हैं। लेकिन हाँ, हमारे पास आगे इंशाल्लाह बाकी डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी बारे में। और आपने देखा हो कि ऐसा सिस्टम है जिसमें हमने क्या करनी है, वो हीट ही प्रोवाइड करनी है, हीट ही हमने गेट करनी है। तो उसमें भी हमने देखा था कि जितनी कोई फ्रिक्शन फोर्स होती है तो उसको वो कम करने पे भी हमारी जो एनर्जी क्या थी वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर वो सिस्टम भी हमारे का जो है हीट एनर्जी ही दे रहा है तो भी हमारे पास एनर्जी कितने में जा रही है, वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो मीन आउट ऑफ जितनी एनर्जी है वो हीट में ही कन्वर्ट हो रही है। तो उस केस में हम कहते हैं कि जितनी हीट एनर्जी यहाँ मिली है उतनी एनर्जी हमें आउटपुट में मिल रही है, तो फिर हम कहेंगे उसका एफिशिएंसी 100% हो सकती है। लेकिन अगर हमारे पास सिस्टम ऐसा है जिसमें हम कुछ मैकेनिकल वर्क भी कर रहे हैं, हीट एनर्जी के साथ साथ मैकेनिकल वर्क भी कर रहे हैं, और हमारा कंसर्न मैकेनिकल वर्क के ऊपर है, तो उस केस में फिर हम कहते हैं कि वो मशीन जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो कंसंट्रेशन है वो मैकेनिकल वर्क के ऊपर है कि ये मूव करके आगे हमारे लिए जो भी मैकेनिकल वर्क करती है वो कितना यूजफुल है, ठीक है जी। लेकिन अगर हमें चाहिए कि हमें हीट एनर्जी ही चाहिए, ठीक है, जैसे हम गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को, तो उसमें ज़ाहिर बात है वो जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो उससे भी हीट ही मिलेगी। तो फिर जो हमें आउटपुट मिलेगी वो भी 100% ही हीट ही मिलेगी, उसमें एफिशिएंसी 100% हो सकती है। लेकिन जो जिसमें मैकेनिकली जो होता है उसमें 100% नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ आपको, कई लोग आप कोई आगे पढ़ सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ये इसमें जो हीट एनर्जी है तो एफिशिएंसी 100% काउंट कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम कहेंगे यहाँ पे ये आप इंटरनल जिसमें चेंज या जितनी भी एनर्जी है वो वर्क डन में इस्तेमाल हो रही है तो उसको हम कहेंगे दैट इज टोटली वर्क इज डन, जो एनर्जी जितनी भी सप्लाई हो रही है उसके वर्क डन में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो दैट इज हमारे पास आ गई वर्क डन में चेंज। उसको बुक में आपने चेंज लिखा है, उसको चेंज सारा हम लिख लेते हैं। चलिए आपकी बुक में चेंज चेंज का लिखा हुआ है, जितना चेंज इन एनर्जी होगी उतना चेंज इन वर्क इक्वल होगा। मीन दैट विल बी इक्वल टू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल हमारे पास आ गया। बुक बुक वाली स्टेटमेंट में लिख सकते हैं जी। ये भी कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप मुझसे पूछें। किसी को क्वेश्चन है तो रेज कर सकते हैं बेटा। मैंने आपकी उसको माइक को ऑफ किया हुआ है, अदरवाइज आप उस पर हाँ मुझसे पूछ सकते हैं आपके। जी नहीं है, चलो फिर हम आगे अपना चलते हैं आपकी। अच्छा चलो मैं आप लोगों को आपको म्यूट अनम्यूट कर रहा हूँ थोड़ा सा। एक मिनट बात आपसे डिस्कस करनी थी।
आपके वो ना 1-2 लेक्चर बेटा आपके वो बेटा नेक्स्ट वीक में भी जाएंगे, नेक्स्ट वीक में भी जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट वीक में भी आपके लेक्चर जाएंगे उसमें, तो हो सकता है ऑफिशियली वो ना हो, लेकिन क्योंकि हमारा सिलेबस है, कुछ टॉपिक रहते हैं, और ये जो थर्मोडायनेमिक्स से जो जो है वो खासकर जो आपकी इंजीनियरिंग से इंजीनियर जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है, उनको उनके लिए ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें इंजीनियरिंग में जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे, तो वहाँ पे उनको आपको ये टॉपिक इनका आना ज़रूरी हो। किसी में भी चले जाएँ, लेकिन ये थोड़ा-सा आपके पास ये एप्लीकेशन हर जगह होती है, ठीक है? जहाँ जहाँ पे भी हीट का कॉन्सेप्ट आएगा, सिस्टम की उसमें चेंज इन वर्क डन का, थर्मोडायनेमिकली भी जहाँ भी जो भी डिस्कस करेंगे, उसका इसकी एप्लीकेशन ज़रूर आएगी। तो इसलिए लास्ट नेक्स्ट वीक में हो सकता है, वैसे वो ना बने, लेकिन आपका जो ये क्लासेस होगी 2-3, और मुझे पता नहीं ज़्यादा, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपका हो सकता है आपकी जो है एक डबल क्लास भी लूँ। अगर हो सकता ना हो, क्योंकि आपके शायद अगर पेपर अगर आपके वो फर्स्ट होते हैं, तो मुझे फिर दरमियान में 1-2-3 जो हैं वो डबल क्लास लेनी पड़ेगी, ताकि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो सके। कोशिश करेंगे जो भी मैं डिस्कस करूँगा आपकी उसके मुताबिक ही। जी, ठीक है बेटा, ये आप याद रखिएगा, हमारे नेक्स्ट वीक में होगी क्लास, और एक आध क्लास आपकी डबल भी हो सकती है। चलिए, बाकी हम इसका आगे चलो। अब इसकी कुछ थर्मोडायनामिक्स की कुछ एप्लीकेशन है कि हम इसको कहाँ-कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। अ, अच्छा, अब हमारे पास इसकी जो एप्लीकेशन में हमने बात की थी, हमारे पास क्या है, इसकी हमारे पास जो क्वांटिटीज इसमें हमारे पास हो सकती हैं, उसमें हमने इसकी बात की जो स्टेट वेरिएबल्स, उसमें होगा उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये हमने बात की है। अब इसमें डिस्कस ये किया गया है कि इन थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, हम तो हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जो हो सकता है, हमारे पास ये कुछ फॉलोइंग प्रोसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस हो सकते हैं जो प्रोसेस हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, जो डिस्कस करने के लिए आप लोगों को पता है कि जब हम डिस्कस करते हैं, तो कुछ हमें कुछ एजम्पशन करनी पड़ती है, कुछ सपोजिशंस में करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब हम प्रैक्टिकली करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पर एक प्रोसेस करते हुए हम इन तीनों में से जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी, तीनों थ्री जो स्टेट वेरिएबल, इनसे किसी एक को क्या करते हैं, कांस्टेंट, यानी कि हम कहते हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनमें से एनी वन वेरिएबल विल बी टेकन एज कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम क्या लेंगे, वो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को भी हम क्या लेंगे, वो कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट ले सकते हैं, यानी प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है। और जो हमारे पास जो प्रोसेसेस है, जो एनर्जी हमारे पास है, मीन इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी क्यू, और जो हमारे पास यू है और वर्क डन है, इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, इनका ये जो एनर्जी इसको हम जीरो के इक्वल ले सकते हैं, मीन वी कैन टेक एट क्यू इज इक्वल टू जीरो, जो एनर्जी मिली वो जीरो है, जो वर्क डन है इसको जीरो ले सकते हैं, या जो एनर्जी है वो हम जीरो ले सकते हैं। ये हमारे पास थ्री जो प्रोसेस है, फिर हम देखेंगे हमारे पास क्या होता है, इसको डिस्कस कर सकते हैं। और ठीक, मेन हमारे पास ये हमारे पास दो प्रोसेस हैं जो डिस्कस करेंगे अंडर इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर करके, इन चीज़ों को एज्यूम करके, इन चीज़ों को देख के हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे। अब इनकी एप्लीकेशन में जो हमारे सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं आइसोकोहेरिक प्रोसेस। आइसोकोहेरिक प्रोसेस, आइसो, अब आइसो आमतौर पर जब हमारे आपको पता है, आइसो मतलब होता है सेम। आइसोकोहेरिक मीन कि यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि उसका जो प्रेशर है, प्रेशर और वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वो हमारे पास प्रेशर टेम्परेचर हमारे पास क्या है, वो सेम है। सॉरी, हमारे पास इसका जो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम हमारे पास क्या, दैट इज
कांस्टेंट है, वॉल्यूम से क्या हो रहा है हमारे पास, वो कांस्टेंट है, में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। मीन अब इसकी डायग्राम हम यहाँ से लें, इस थ्रू से लें कि हमारे पास क्या है, ये एक सिस्टम है, कुछ इस तरह का है, जिसकी जी जो तीनों साइड है, ये हमारे पास क्या है, ये वॉल्स और उसका जो पिस्टन है वो हमारे पास क्या है, वो नॉन कंडक्टिंग है, बेस हमारे पास कंडक्टिंग है, जिसको हम नॉन कंडक्टिंग भी कर सकते हैं। उसमें ये है कि इसका जो पिस्टन है क्या है, वो फिक्स है। जब फिक्स हो जाएगा तो मीन यहाँ पे इस वक्त इसकी क्या हो सकती है, वो प्रेशर गैस का जो मॉलिक्यूल है वो किसी प्रेशर के साथ आपस में हिट कर रहे होंगे, जिनका कोई प्रेशर होगा, यहाँ पे इसका कुछ टेम्परेचर भी होगा T1, और उसका जो कोई वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम V1 है, और वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वो फिक्स है। जो एक कंटेनर है, इसका हमने साइज फिक्स किया हुआ, इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वो फिक्स है। नाउ अब वो क्या करते हैं, इसको अगर हम यहाँ पे एनर्जी देते हैं, इसको इनपुट अगर एनर्जी हम देते हैं, तो एनर्जी जब देंगे तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या होगा, वो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू मीन वर्क